Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sonia and welcome to another exciting episode of ATV Lounge. मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है कि जब हमारे सेट पर कोई पावरफुल खातून आती हैं जो सब पे रूल कर रही होती हैं। एक औरत सब पे भारी, वो वाली चीज़। हम ये मेरा अपना एक नारा है। आई एम श्योर इस नारे से बहुत सारे लोगों को इत्तेफाक होगा और बहुत अगेंस्ट भी जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आजकल की दुनिया है उसमें जो औरतें हैं ना वो कम नहीं हैं, मर्दों के शाना बशाना और कुछ हद तक तो मर्दों से भी आगे हैं। सो आज ऐसी ही बड़ी खूबसूरत और बहुत ही नफीस खातून को हमने अपने ATV लाउंज में इन्वाइट किया है। मैं थोड़ा सा उनका इंट्रो दूंगी, वैसे तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कर्टेसी तो होती है ना। सो हमारे पास आज मौजूद हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, वो चेयरपर्सन भी हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की, और इसके अलावा बहुत अहम पोजीशंस पर रह चुकी हैं। सो नन अदर देन शाहिरा शाहिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। कैसी हैं आप मैम? बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत नफीस लग रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मैम सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी आपके नाम के मतलब, बहुत यूनिक नाम है जी। ये एक्चुअली नाम मेरा जो है जी इजिप्शियन लैंग्वेज का हिस्सा है। मेरे मामू पोस्टेड थे जी, वॉज इन फॉरेन सर्विस, ही वॉज पोस्टेड इन इजिप्ट व्हेन आई वाज बोर्न। तो उन्होंने ये नाम मेरी अम्मी को बताया कि जी बड़ा अच्छा नाम है तुम रखो। सो मुझे इस नाम का बहुत फ़ायदा रहा सारी उम्र। एक तो ये एक दफ़ा सुनने के बाद याद रह जाता है, और दूसरा ये कि सब इंटरव्यूज़ में जितने मैंने दिए हैं आज तक वो सब में मुझसे पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अ फेमस वुमन। ओह वाओ। सो नाम के जो इफ़ेक्ट्स हैं कहते हैं वो पर्सनालिटी पे आते हैं, तो वो आ गए पूरी भरपूर तरीके से आई मस्ट से। सो मेरा पहला सवाल जो है वो वैसे तो बड़ा सीरियस सा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले आपके बारे में जानूं, मुझे अच्छा लगेगा और हमारे देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आप मुझे बताएंगी कि माशाल्लाह से इतनी सारी पोजीशंस पर हैं आप और रह भी चुकी हैं बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे, कैसा महसूस हो रहा है और मैनेज कैसे कर रही हैं? वैसे ये गवर्नमेंट सर्विस का तो मुझे बहुत शौक़ था जी, और मैं आई एम वन ऑफ दोज लकी फ्यू हु गॉट इनटू गवर्नमेंट सर्विस। और बड़ी मुख्तलिफ़ जगहों पे मुझे रहने का इत्तेफाक हुआ। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोकल सा रही हुई हूँ जी। हमारी एक इदारा है डैम, उसमें रही हूँ मैं। ये वो इदारे हैं जो फिल्म मेकिंग के साथ, ड्रामे के साथ और किताबों की पब्लिकेशन के साथ काम करते हैं। तो ये हमारे सर्विस जो है वो एक आम सर्विस नहीं है जिसमें सिर्फ फाइलें आती हैं और जाती हैं। ये सर्विस क्रिएटिव भी है, इसमें PTV है, BBC है। इसमें हम जो चेंज लाना चाहें, जिस तरह भी हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को पब्लिक तक पहुंचाना चाहें, हमारे पास ये एक थोड़ा सा रहता है। हमारी अथॉरिटी में ये सब चीज़ें फॉल करती हैं। इसमें थोड़ी सी हमें ऑब्वियसली मुश्किल भी होती है, बिकॉज़ हमारी कोशिश ये है कि हम हर तरह से जो भी फलाह के काम सरकार करने जा रही है उसको ग्रास रूट लेवल तक लोगों को पहुंचाएं। तो इसीलिए हमारे जो दोनों ये मीडियम हैं, हमारे पास PTV है, रेडियो है, ये दोनों मुल्क की तूल और अर्ज़ में फैले हुए हैं। और ये वो मीडियम्स हैं जो कि शायद ही इनसे ज़्यादा कोई मुल्क में सुना जाता है। सो PTV और रेडियो दोनों को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए। उसके अलावा हमारे पास इदारे हैं जिस तरह प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है। ये सब जो आपका प्रिंट मीडिया है उसके साथ डील करता है। सरकार की सारी एडवर्टाइजमेंट जो है वो इस इदारे से मुंसलिक है, और एडवर्टाइजमेंट्स का तरीक़ाकार ट्रांसपेरेंट रखना, उसको मैनेज करना, वो भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। मैं PIO भी रही हुई हूँ, जबकि कम ख़वातीन रही हैं इस पोजीशन पे। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जी अपनी सर्विस में। और मेरी सर्विस में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो तादाद ख़वातीन की है वो हज़रात से ज़्यादा है। सो दैट्स इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और बहुत सारा काम ऐसा है जो कि क्रिएटिवनेस मांगता भी है, लेकिन हमारी बड़ी अच्छी ऑफिसर्स हैं जी, फीमेल ऑफिसर्स हैं, ज़्यादा तादाद उनकी है। और कम से कम मैं ये कह सकती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एटलीस्ट जो बैलेंस ऑफ जेंडर है उसको पूरी तरह निभाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्लैड टू हियर दैट। मैम अब सीरियस वाला सवाल। मुल्की और कौमी खिदमात के हवाले से वज़ारत इत्तलात व नशरियात की बड़ी अहमियत है, इस पर किस हद तक आप अपना रोल अदा कर रही हैं?
देखिए जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसका काम बेसिकली उस सब चीज़ों को पब्लिसाइज़ करना है जो सरकार कर रही है। हमें एक बहुत मेजर चैलेंज सोशल मीडिया का हमेशा रहा, और अब हमारे पास एक डिजिटल मीडिया विंग है जो कि सोशल मीडिया को हैंडल करता है। और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जी जो भी इक़दाम सरकार उठा रही है, चाहे वो एहसास प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हों, कामयाब जवान प्रोग्राम के साथ हों, आपकी हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं, ये आपका जो हेल्थ कार्ड आया है इसके हवाले से हमें हर तरह सब पाकिस्तानियों को ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये आपकी भलाई के लिए हैं, और जितनी अच्छी तरह आप इनको समझेंगे उतनी अच्छी तरह आप इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम है, इसमें कोई शक नहीं। फिर इसके अलावा जो एक हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब की पब्लिसिटी होती है जी। उसमें हमारे जो अफसरान हैं, वो जो अच्छे रिस्पॉन्सिबल टैलेंटेड ऑफिसर्स होते हैं, उनको हम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब के साथ लगाते हैं, और उनकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो, क्योंकि उनको मीडिया ही, ऑफिशियल मीडिया ही कवर करता है, तो वो हमारी एक बड़ी जिम्मेदारियों में से है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी चलाएं। छोटी सी सर्विस है जी हमारी, इसमें 238 ऑफिसर्स हैं टोटल, बाकी सर्विस ग्रुप्स जो हैं वो बड़े बड़े हैं, और हमारा काम मुश्किल है जी। इट्स डे टू डे, आवर टू आवर वाला काम है हमारा, कि अगर आप आज कोई चीज़ चलाएंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो आपको कल नज़र आएगा। ये नहीं है कि एक सरकार की कोई पॉलिसी है जो शायद 2 सालों में पता चले कि उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। हमारा काम जो है वो बिल्कुल अगले दिन रिफ्लेक्ट हो जाता है। अखबार में आर्टिकल आएगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अगले दिन सबके ऊपर होगा। इसी तरह जो प्रोग्राम चल रहा है वो घंटे में उसका इम्पैक्ट आपको टीवी से और बाकी चैनल से वो फ़ौरन नज़र आ जाता है। सो इस हिसाब से थोड़ी सेंसिटिव ज़रूर है हमारा। मैडम, नेक्स्ट क्वेश्चन। मीडिया से ताल्लुकात एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकारी और प्राइवेट मीडिया को किस तरह साथ लेकर चल सकते हैं? जी, ये एक बड़ा आपने सेंसिटिव सा क्वेश्चन कर दिया है, और एक्चुअली देखा जाए तो जो डेवलपमेंट है ना जी मीडिया की, वो हमारा एक एम है कि हम मीडिया एज एन इंडस्ट्री को भी डेवलप करें। मीडिया माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत डेवलप कर गया है, और विद इन स्पैन ऑफ 10 to 12 ईयर्स बहुत ज़्यादा चैनल्स आपको पता है आ गए हैं। इसी तरह प्रिंट में बेशुमार अखबार आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फैल चुका है बहुत। इन सब के साथ हमें असूलन बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। थोड़ा सा हमारा जो काम है उसमें मैं कंट्रोल नहीं कहूँगी, मैं उसको ये कहूँगी कि जी आपको थोड़ा सा मीडिया को डेवलप करने में ये भी देखना है कि डेवलप हो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। जो इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट है जी, उसमें ये चीज़ें हमारे सामने हमेशा होनी चाहिए कि जो भी इक़दाम हो रहा है उससे जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनको क्या फ़ायदा होगा। और मसलन मैं आपको एग्ज़ाम्पल ये देती हूँ, 14 साल के पीछे आपको शायद याद हो कि मीडिया में ये बहुत इशू आया कि जी लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, और बहुत बरस से नहीं मिली, बड़ी नहीं। तो सरकार ने इसका एक तरीक़ाकार रखा हुआ है, एक वेज बोर्ड अवार्ड्स हैं जी। वो वेज बोर्ड अवार्ड्स जब अग्री करते हैं हमारे साथ इदारे के, हाँ हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़िम्मेदारी जो है वो सरकार पे है। वो हमने इंश्योर करनी है कि जो वादा उन्होंने किया है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को प्रमोशंस देंगे, उनको स्टाइपेंड्स देंगे, उनको तनख्वाह उनकी टाइम पर देंगे, वो सारे वादे वो पूरे करें। इसमें कभी सर्दी गर्मी भी हो जाती है। इसमें जो अगर हम पूछने बैठ जाएँ इदारों से, तो वो ये कहते हैं कि जी हम खुद मुख्तार हैं, हम खुद भी डेवलप हुए हैं, और आपका हमें कोई वो नहीं, एहसान नहीं है, तो हम अपने हिसाब से चलना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि सरकार ने एक नज़्म बनाया हुआ है, एक तरीक़ाकार है, डिसिप्लिन है, उसको ऑब्ज़र्व भी करना होगा। सो ये हमारे साथी ज़रूर हैं, सारा मीडिया इंडस्ट्री, ये हमसे खफा भी रहते हैं, लेकिन वो हमने उनको किसी न किसी तरह हमने उनको अपने साथ चलाना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और इसमें गर्मी सर्दी सब चलती है साथ। तो सर, दोस्ती आपकी कैसी हुई? मतलब ये एक होता है ना, प्राइवेट और सरकारी जो चैनल्स हैं, ये दोनों ऐसे और ऐसे हैं, तो दोनों को लेके चलना, इंटरेक्शन कैसे करती हैं आप, किस तरह से लेके चल रही हैं? इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्राइवेट मीडिया है,
इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, GCPNE है, APNS है, ये प्रिंट की, उसके अलावा इसमें इनकी PBA है। ये हमारे वो लोग हैं यहाँ पर, वो रिप्रेजेंटेड हैं लोग जो कि एक्चुअली मीडिया के बड़े लेजेंडरी फिगर्स हैं, और उनका वाकई मीडिया के लिए बड़ी खिदमत हैं, और उन्होंने डेवलप किया एक सिस्टम और उसको चला रहे हैं। लेकिन ये कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि जी हमारे मुताबिक उनको चलना चाहिए, ये वो आज़ाद हैं अपने उसमें, लेकिन कुछ कवायद ज़वाबित जो हैं वो थोड़े से ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत होती है। हम बहुत सख्ती नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिलकर चलें। बहुत अच्छी बात। अब थोड़े से सीरियस क्वेश्चंस को साइड में रखते हैं, क्योंकि मेरा पता नहीं अंदर से मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ज़रा और बहुत सारी बातें करूं, क्योंकि लाउंज है मैम हमारा, तो लाउंज में तो आपको पता है ना, जब ख़वातीन स्पेशली दो बैठी तो गपशप तो होती है, और खाने से रिलेटेड तो गपशप बहुत होती है कि क्या खा रही हैं, क्या ओढ़ रही, पहन रही हैं। सो आपको खुद किचन में जाना पसंद है? हाँ जी, बड़ी। आई एम अ वेरी गुड कुक। ओह वाह। सो क्या शौक से बनाती हैं, लाइक देसी फूड ज़्यादा या कॉन्टिनेंटल? मेरा बिल्कुल, मैं मियाँ साहब जो हैं वो बहुत सख्त देसी तबीयत के मालिक हैं। अच्छा। तो इसलिए उनके लिए मैंने ख़ास तौर पे करेले बनाने सीखे, और मकई की रोटी बनानी सीखी, जो आसान नहीं थी। लेकिन ये कि ये सारी चीज़ें, और इत्तेफाक हमें ये भी हुआ कि 3 दफ़ा मेरे मियाँ बाहर पोस्टेड भी रहे, तो हाँ, बाहर लोगों के साथ मिल के अपनी कुज़ीन को शेयर करने में हमें बड़ा मज़ा आया। और जब हम चाइना रहे, अमेरिका रहे, और फ़िलीपींस में भी रहे शायद, तो हमने उनके लिए जब भी खाना बनाया है, वो इतने शौक़ से हमारा खाना खाते हैं कि शायद हम उतने शौक़ से नहीं खाते। और तरीका उनका ज़रा डिफरेंट है। जैसा चाइनीज़ जो हैं वो चॉपस्टिक्स के साथ नान खाते हैं, वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। लेकिन बहुत अच्छे लोग, और बड़ा उनके साथ मिल के बड़ी खुशी हुई। वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, लेकिन दिल के बहुत अच्छे। और उनको भी हमने बहुत खाने पाकिस्तानी खिलाए, और फिर वो पूछा करते थे कि ये कैसे बना और ये किस तरह बना, और मिर्चें लगती थी, बेचारे माथे पे से पसीना पहुँचते थे, लेकिन खाना खाते थे बड़े शौक़ से। इसी तरह वाशिंगटन में भी जी हमने मतलब पाकिस्तान से डेलीगेशंस आती थी, उनको भी एंटरटेन करते थे। फिर उसके अलावा जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो साल से, कुज़ीन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपने मुल्क को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं विद आउटसाइड वर्ल्ड, और हमारी बड़ी रिच कुज़ीन है। सो हमने उसको बहुत यूज़ किया, और मेरा ख्याल है कि मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ इस बात का कि मुझे कुकिंग अच्छी आती है। सो आपकी अपनी पसंदीदा डिश कौन सी है? मुझे जी बहुत अच्छे लगते हैं नान और चपली कबाब, और पेशावर के चपली। पेशावर के मैं कहने ही वाली थी। आपका ताल्लुक पीछे से? मैं जी वैसे तो पंजाब लाहौर से हूँ जी, लेकिन मेरे क्योंकि वालिद फ़ौजी थे, तो पोस्टिंग्स उनकी बड़ी जगहों पे रहीं। तो नौशहरा में भी उन्होंने आर्टिलरी स्कूल में सर्व किया। तो मुझे याद है वहाँ पर हम जब स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता था, और उसकी जो कल्मिनेशन थी वो ये होती थी कि जब हम खेल के वापस आते थे, तो रात को हमें वो नान के ऊपर कबाब, पूरा जो बड़ा कबाब होता है जिसके ऊपर टमाटर की उन्होंने लगाई होती है, वो हम खाया करते थे। तो बड़ा मुझे याद है वो, और बड़ा मुझे पसंद है वो। अच्छा मैम, आपने क्या बता दिया, इस वक्त मेरे खुद के मुंह में पानी आ गया है सुन के। तो और दूसरा जो हमारा एक सेगमेंट है खाने का, उसका नाम है शेफ़ तौक़ीर के चस्के, और जो शेफ़ साहब हैं उनके हाथों में तो जादू है। जैसे आप शौकीन है खाना बनाने की, वो भी शौक़ से बनाते और मज़े ले लेके बनाते। मैंने पहला शेफ़ देखा जो एंजॉय कर रहा होता है पकाते हुए। एक्चुअली जो अच्छा पकाने वाले होते हैं वो एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। तो आज भी कुछ सरप्राइज़ डिश जो है मौजूद है हमारी व्यूअर्स के लिए, तो जाइए ज़रा शेफ़ साहब आज क्या पका रहे हैं, उसके बाद लीजिए ब्रेक, फिर बनाइए एक चाय का कप, और वापस आइए, हम मैम के साथ गपशप करेंगे। शुक्रिया सोनिया और मुस्तफ़ा। अब हम चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज की बड़ी खूबसूरत सी रेसिपी हमने दोबारा एक और चुनी है। ये चाइनीज़ रेसिपी है। मेरे साथ हैं शेफ़ आबिदीन का तल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, और ये अपनी फील्ड के माहिर शेफ़ हैं। यहाँ हमने जो रेसिपी चुनी है वो भी हमने उसी हिसाब से कि घर में बनाते हुए आपको ज़्यादा से 15-20 मिनट में ये रेसिपी बन जाए। इसके 2-3 स्टेप्स हैं। आज की जो रेसिपी है उसका नाम है, मैं शेफ़ से पूछ लेता हूँ, वैसे है तो लेमन गार्लिक चिकन, लेकिन लेमन गार्लिक चिकन ये एक तो ये बड़ी पॉपुलर रेसिपी है। दूसरा ये कि इसको बनाने में बड़ी जल्दी से आपको घर में जो है आप इसको बना सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं इसके लिए। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इस चिकन का कट हमने 300 ग्राम चिकन लिया आज की रेसिपी के लिए, और इसकी रेसिपी का अगर आप कैमरे को थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं, इससे बड़ी इसकी कट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसको एंजॉय करना है तो ज़रूरी है कि इसको आप
जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट को आप क्रॉस कट करें, करने के बाद छोटे छोटे पीस जो लोग वो निकालें, और इसके साथ फैट नहीं लगाना चाहिए। जो थोड़ा बहुत होता है ना चिकन का फैट, वो इसके साथ नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये है कि इसको हमने 300 ग्राम को छोटे क्यूब्स में, जिसको बोलते हैं वो पीसेज में हमने इसको लिया। करने के बाद हमने इसको करना थोड़ा सा मैरिनेट करने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर हम इसकी सॉस जो है वो तैयार करेंगे। फिर सॉस में जो हमने पहले से चिकन बनाया वो हम इस दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर ये जो डिश है हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए इसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं आप दी, वो हमने इसमें अंडे की जर्दी जी, 1 अंडे की जर्दी जी, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून, जी जी, मैदा है सर 1 टीस्पून, मैदा है सफ़ेद, जिसे हम वो बोलते हैं रोटी वाला आटा नहीं, मैदा जिसे फाइन फ्लावर बोलते हैं। कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून हमने कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर बेसिकली बाइंडर है इसका। सॉल्ट है सर हाफ टी और साल्ट आपने अपनी मर्जी से डालना है। अगर घर में आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा कर लें, और अगर कम करते हो तो फिर कम करें। करने के बाद इसको हाथ से आप अच्छी तरह से ना, जरा नरम हाथ से कीजिएगा इसको मिक्स करने के लिए। ये है कि अगर आप सख्त हाथ लगाएंगे इसको तो इसका जो बोटी है ना चिकन की, वो टूट जाती है। तो इसलिए हल्का हल्का प्यार मोहब्बत से, जैसे ना आप बच्चे को हाथ लगाते हैं, इस तरह से आपने इसको ट्रीट करना है। करने के बाद आप इसको जो है आप रख सकते हैं घर में। और ये करने के बाद हम इसको अभी फ्राई करेंगे। लेकिन ये है कि अगर आप चाहें तो आप इसको करके अपनी फ्रिज में रख लें, जब आपको इसकी ज़रूरत पड़े वहाँ से निकालें। और अगले जो 2 स्टेप्स हैं वो आपने घर में करने हैं। इसके बाद आग या तो तेज़ हो, अगर आग चूल्हे पे कम आ रही है तो फिर ये है कि आपका जो ऑयल है जिसमें हम बनाते हैं इसको, हम वेजिटेबल ऑयल में बनाते हैं इसको, वो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ताकि ये है कि जल्दी से बने। और बनने के बाद फिर हम इसको निकालेंगे। अब आप देख रहे हैं, और हर जो हम शो करते हैं इसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके बाद फिर इसी रेसिपी को, इस पूरे शो को हम आपके व्हाट्सएप पर भी, यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पे भी शेयर करते हैं। तो वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं अगर आप इसको मिस कर दें, और आप वहाँ पे हमें अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। तो अब आपने देखा कि हमने जैसे इसको मैरिनेट किया, मैरिनेट करने के बाद हमने इसको फ्राई किया ऑयल में। ऑयल आपका अच्छी जो है ना, अच्छा ऑयल होना चाहिए। और फिर ये है कि यूज़ ना हो। हाँ, ये है कि अगर आप इसको एक दफ़ा इसमें पकाएं तो इसी ऑयल में आप दोबारा भी इसको पका सकते हैं। और जैसे ही आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा ब्राउन होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर हम इसकी सॉस बनाएंगे। तो अभी हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा ब्राउन हो। और कॉन्स्टेंटली जो आबदीन है वो इसमें जो हमारा स्पून है, कुकिंग स्पून, वो इसको कॉन्स्टेंटली जो है ना इसको स्टर कर रहे हैं इसको। लेकिन ये है कि वो इससे कोई पीस टूटेगा नहीं जिस तरह से हम इसको पकाते हैं। और आप देखें कि जिस तरह से ये शो में बन रहे हैं उतनी ही टाइमिंग में आप घर में बनाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने इसको फ्राई किया है 3 मिनट। करने के बाद हमने इसको निकाल लिया बाहर बर्तन में, ताकि ये जो है, और आपने इसको जो है सॉस बनाएंगे। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो चिकन हमने फ्राई किया है वो आपने जिस छाननी बोलते हैं हमें उसमें रखना है, ताकि जिस सारा जो ऑयल है वो इसमें से ड्रेन हो जाए। अब हम सॉस बनाएंगे जी। बटर अच्छा, बटर आपने कोशिश करनी है कि बाजारी बटर ना हो। कोशिश करें कि ऐसी जगह से बटर लें जो कि खालिस हो, इसलिए कि इसका जो टेस्ट है ना वो बड़ा ज़रूरी है कि वो आपकी डिश में जो है ना वो जम हो इसके साथ। और असली जो बटर होगा उसका आप देखेंगे कि टेस्ट और स्मेल दोनों ही बड़ी खूबसूरत होगी जी। अब इसको हमने चॉप किया हो गार्लिक डाला है। अब गार्लिक ही आप घरों में चॉप करके इसको जार में रख लें, और जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े आप इसको निकाल लें। और फिर आपने जैसे इसमें डालना है, मेक श्योर कि ये बंद नहीं हो। आप देखें
कि अगर आपने इसको छोड़ दिया वहाँ पे, आपकी नज़र कहीं और चलेगी तो ये जो गर्म ऑयल है या बटर, ये इसमें एकदम से जल जाएगा। रेड चिली सॉस रेड चिली सॉस है, आप बाजार से भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि हम लोग अपनी खुद बनाते हैं। आप कोशिश करें कि घरों में बना के इसको जार में प्रिजर्व कर लें। लेमन जूस है, फ्रेश है, हमने खुद निकाला है। चिकन पाउडर है सर 1 टीस्पून। ये चिकन पाउडर आपने देखा होगा, हमने जब उसकी मैरिनेट किया तब भी इसको यूज़ किया था। शुगर है सर, शुगर 1 स्पून, ये टेस्ट के लिए। ओरिगानो है सर ऑरिगानो जो सूखा हुआ होता है, ये बाजार से मिल जाता है आपको। कोई महंगी वाली कोई चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते। पाउडर है सर हाफ टीस्पून। अगर आपने सॉस ज़्यादा बनानी है इसमें, तो आप ये चीज़ें जो हैं जिसमें बटर था और उसके बाद बाकी जो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, क्योंकि अभी हम इसमें ये देखें, ये अब मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ यखनी, जो हम खुद अपनी निकालते हैं। और ये यखनी अगर आप टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे तो फिर ये कि वो चिकन जो है ना पूरे को पूरा हम इसमें रैप करेंगे इसको प्रॉपरली। इसको ये सॉस है जिसने बेसिकली इस पूरे डिश को ना एक नया ही टेस्ट देना है इसको। और सॉस बनाते हुए आपने इसको सॉस को आपने कॉन्स्टेंटली इसको स्टर करना है। और जैसे ही हमने वो यखनी इसमें डाली 30 सेकंड के बाद फिर हमने वो जो हमने इससे पहले जो फ्राई किया था चिकन क्यूब्स, वो हमने दोबारा इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि अगर वो थोड़े बहुत कच्चे भी थे तो अब दोबारा हम जब सॉस में इसको बनाएंगे तो वो सारे के सारे जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली कुक होंगे। अब देख रहे हैं जैसे आबदीन वो कॉन्स्टेंटली इसको स्टर कर रहे हैं साथ साथ सॉस के साथ। हमारा जो चिकन है इसको फोल्ड कर रैप कर रहे हैं उसमें। कॉर्नफ्लोर है सर। और आखिरी चीज़ जो हमने इसमें एज ए बाइंडर डालनी है वो है कॉर्नफ्लावर, जो कि हमने इसकी जब हमने इसकी मैरिनेशन की थी तब भी इसमें डाला था। अब ये कॉर्नफ्लावर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कम डालें, लेकिन इतना ज़रूर डालें कि वो एज ए बाइंडर काम करे उसको। आप शो में देख लें कि 10 से 12 मिनट में हमने पूरी की पूरी रेसिपी जो है आपके सामने तैयार की है। सिर्फ जो चीज़ें आपको पहले से बना के रखनी है वो है चिकन क्यूब्स, जो मैंने आपको बताया था। और पूरी रेसिपी जो है हमेशा जब भी घरों में कुक करें सारी चीज़ों को असेंबल करें, लाइन अप करें। लाइन अप करने के बाद बजाय इसके कि आप चीज़ों को ढूंढते फिरें। तो ये घरों में जो हमारी व्यूअर्स हैं, ख़वातीन या मर्द जो इनको देखते हैं, तो ये मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि जब भी आपने कोई चीज़ रेसिपी को आपने बनानी है तो ज़रूरी कि हर चीज़ जो है ना वहाँ पे आपके चूल्हे के साथ पड़ी हो, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं अगर आप किसी चीज़ को ढूंढना शुरू करेंगे तो चीज़ हमारी जल जाएगी। तो फिर वो उसका जो टेस्ट है वो उस तरह का नहीं होगा जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ अभी। और इसके साथ हमने खाने के लिए आप अगर इसको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि आप इसको वाइट राइस के साथ ले लें। अगर नहीं है तो आप इसको स्पून के साथ भी खा सकते हैं। अगर वाइट राइस नहीं है तो इतनी मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। ये हमने पहले से वाइट राइस जो थे वो देखिए कितनी खूबसूरत शाइनी लुक है चिकन की। और टेस्ट क्योंकि आप कैमरे से देख रहे हैं तो शायद आप इसको टेस्ट को जब तक आप घर में ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और मैं हमेशा ऐसी रेसिपीज लेके आते हैं हम लोग आपके लिए जो रेसिपीज जल्दी बनने वाली हों और मज़ेदार हों और वो बच्चों को भी पसंद हो और बड़ों को भी। तो ये आज की रेसिपी थी हमारी। मैं ज़रा इसको चिकन को थोड़ा सा आपके लिए अब आप देखें इसकी एक एक जो पीस है, एक एक बाइट है इसकी, वो जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह शाइनी भी है, मज़ेदार भी है और इसमें खुशबू भी है। तो ये आज की हमारी रेसिपी थी जो हमने आपके लिए बनाई। ये थी लेमन गार्लिक चिकन और मेरे साथ थे शेफ़ आबदीन। तो अब अगली जो रेसिपी हम लेके आएंगे इसी तरह की खूबसूरत सी रेसिपी होगी। तो आप हमें, जैसे मैंने पहले भी शो में कहा कि इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में और फेसबुक पे आप हमें चेक कर सकते हैं इस रेसिपी को। और कुछ सवाल हो, कुछ जवाब हो आपको चाहिए हो
तो आप हमें वहाँ पे उसका अपना सवाल डाल दें, हम आपको उसका जवाब भी देंगे। तो अब हम आप चलते हैं स्टूडियो में। वेलकम बैक एवरीवन। देखा आपने आज फिर से क्या चस्के लिए हैं शेफ़ साहब ने पकाते पकाते, और क्या मज़ेदार डिश हमारे साथ शेयर की। अफसोस कि वो चपली कबाब नहीं थे जो मैम को पसंद है, वरना तो अभी हम शायद बातचीत नहीं करते, हम चपली कबाब ही खा रहे होते। मैम वैसे आपने देखा किस तरह से मज़ेदार तरीके से वो बनाते हैं। जब आप किचन में होती हैं आप भी ऐसे मज़े ले लेके खाने अगर आप एंजॉय ना करें जी तो खाना अच्छा नहीं बनता। आपको शौक होना चाहिए कुकिंग का, ये तो है। फिर ही वो अच्छी और आप शायद कुकिंग हाथ कर में पाते हैं। जायके का भी बात होती है, बहुत कहते हैं। बहुत जायके की बात होती है जी। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो बड़ी बेफिक्री से चढ़ा देते हैं ऊपर, लेकिन वो आखिर में डिश बहुत अच्छी बन के निकलती है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है समहाउ खाना जो है वो दिल से बनता है। हाँ, इसमें कोई शक है नहीं, ना, सही कह ऐसे ही रहे है हैं। ना। चलें फिर से सीरियस सवाल। अच्छा मैम, बात करेंगे थोड़ी सी, जो अभी आप पिछले टाइम कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में बात कर रही थी लास्ट सेगमेंट में, तो उसी के हवाले से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि इत्तलात और नशरियात के जो ज़ैली इदारे हैं बहुत अहम काम कर रहे हैं, इनकी कुछ डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें आप। जी ये हमारी जो मिनिस्ट्री है जी, इसके 18 इदारे हैं जी इसके नीचे, और इसमें जो मेजर हमारे 2 इदारे हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, और इसका ताल्लुक बेसिकली प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एडवर्टीज़मेंट्स के साथ भी है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने अपनी जिस तरह कश्मीर डे है, हमारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, हमारे उन सब के लिए एक हमारा तरीक़ाकार होता है कि हम एक पब्लिकेशंस कुछ निकालते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो इनके थ्रू जाती हैं। ये आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जो कि बेसिकली उनका मकसद ये होता है कि वो कौम को ये बताएं और उनको ये उजागर कराएं कि जी ये हमारी प्राइड के दिन हैं। मसलन हमारी 14 अगस्त है, इसी तरह 23 मार्च है, अभी आप आने वाली। हम इसके बारे में बाकायदा शौक़ से लोग पढ़ना भी चाहते हैं। हम हर साल इसको रिवाइव भी करवाना चाहते हैं कि जी इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन हम दे सकें वो हम पब्लिक को भी दें, और पब्लिक को बावर कराएं कि जी ये वो दिन है जो हमने प्राइड से सेलिब्रेट करना है। सो ये हमारा इदारा है। इसी तरह ये गवर्नमेंट की एडवर्टीज़मेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया था, एडवर्टीज़मेंट्स भी गवर्नमेंट्स की वही हैंडल करते हैं। और दूसरा इदारा हमारा जो है जी वो डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इस डायरेक्टरेट का काम पब्लिकेशंस है। कुछ पब्लिकेशंस ऐसी हैं जो इसके एक हमारा माह-ए-नौ बड़ा पुराना मैगज़ीन है जी, वो ये इदारा निकालता है। उसमें नंबर हैं, हम इशफाक अभी पीछे हमने बानो कुदसी और अशफाक अहमद नंबर निकाला था, तो ये उनके ऊपर लिखे गए आर्टिकल्स, उनके लिखे गए आर्टिकल्स जो हैं उनकी एक जिसको कहते हैं जी सबको इकट्ठा करके एक जगह उनको महफूज करना इनका काम है। यही इदारा हमारी फ़िल्म पॉलिसी भी चलाता है जी, और इसी इदारे का काम मॉनिटरिंग करना भी है। मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई है कि जिस तरह चैनल्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये देखना ज़रूरी है कि जो सरकार की ज़रूरत है क्या उसके मुताबिक हम अपनी पब्लिसिटी कर पाते हैं कि नहीं। सो ये मॉनिटरिंग भी करता है। दूसरा काम इसका वही जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एडवर्टीज़मेंट्स इशू करता है, उन एडवर्टीज़मेंट्स की ट्रैकिंग भी यही करता है इदारा। सो हमारे ये 2 मेजर इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मैंने आपको सोशल मीडिया का जिक्र किया था, डिजिटल मीडिया विंग हमने बनाया है, जो कि अभी बिल्कुल एक छोटा सा इदारा है, एक विंग है मिनिस्ट्री का, लेकिन वो फिर भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है और बड़ी अच्छी ग्रिप उनकी ओवर द बहुत सारी दुनिया शिफ्ट हो गई है जी सोशल मीडिया पे, और प्रेजेंस हमारी होनी बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया पे, इसलिए हमने अपना ये विंग बनाया है और वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं। इसके अलावा जी हमारे पास अपने ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन सर्विस एकेडमी है। उस पर हमारे 21 ग्रेड के अफसर हैं जी, वो ये इंश्योर करते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उनको वो ट्रेनिंग दी जाए जिसकी आगे ज़रूरत पेश आएगी। बड़े इदारों में हमारे पास पैम्बरा है जी। पैम्बरा जो है वो वैसे तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन कुछ थोड़ा सा ताल्लुक़ उसका हमारे साथ इस तरह है कि हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है थोड़ी सी जो इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ चेयरपर्सन है, इसी तरह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, अथॉरिटी के मेंबर्स हैं, वो सारा कुछ जो फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल्स लेने होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का काम है करवाना। अदरवाइज इट्स एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी।
ये हमारे वो बड़े बड़े मशहूर इदारे हैं जिनको किस तरह दुनिया जानती है। इसके अलावा हमारे ऐसे इदारे हैं, एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग है जी हमारा एक। हमारी प्रेजेंस पूरे दुनिया में वी हैव 21 स्टेशन जहाँ पर प्रेस ऑफिसर्स हैं। अब प्रेस ऑफिसर्स का बेसिकली ये काम है जी कि जिन मुल्कों में मीडिया वाइब्रेंट है उन मुल्कों में हमारे ये ऑफिसर्स पोस्ट होते हैं। दो चीज़ों का ख्याल रखना इनकी ज़िम्मेदारी है। एक तो ये कि पाकिस्तान के बारे में इन अखबारों में क्या छप रहा है, उनके चैनल्स के ऊपर किस किस्म की स्टोरीज़ आ रही हैं, और फिर ये कि वहाँ पर हम अपने मुल्क को किस तरह मुतारिफ़ करा रहे हैं। हमारा आपको पता है इट्स अ कंट्री विच इज़ वेरी रिच इन लैंडस्केप और माउंटेन्स एंड ओशंस। तो हमारी कोशिश एक ये भी होती है कि हम अपने मुल्क को भी मुतारफ़ करवाएं इन सब जगहों में, ताकि पता चले लोगों को कि कितनी खूबसूरत सरज़मीन है और इसको जाके विज़िट करना ज़रूरी है। टूरिज़म डेवलपमेंट भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट इनका काम होता है। इसी तरह कल्चरली आप कितने रिच हैं, ये इससे भी रूशनास बाहर के मुल्कों को में हमारा जो प्रेस ऑफिसर है वो करवाता है। सो मीडिया इंटरेक्शन और डेवलपमेंट जिस तरह भी कि आप अपनी जो जिसको कहते हैं ना जी, आप इमेज को आप डेवलप कर सकें, पाकिस्तान की इमेज अब्रॉड, उसको हैंडल करना है हमारे अफसरों का काम है जी, और ये एक हमारा ज़रूरी एस्पेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास प्रेस काउंसिल है जी, हमारे पास ITNE है। ये वो इदारे हैं जो प्रिंट मीडिया में जो शिकायत आती हैं, जो हमारे काम करने वाले इन इदारों में एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी शिकायत का अज़ाला करने के लिए बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक और चीज़ जो शायद मैं भूल गई बताना, वो पैमरा के पास एक प्रेस काउंसिल होती है उनकी जो जिसके पास की शिकायत जाती हैं। मतलब किसी भी पाकिस्तानी को अगर किसी वक्त भी कोई शिकायत प्रिंट मीडिया के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में हो, तो वो पैमरा को ये काउंसिल्स ऑफ कंप्लेंट्स हैं जिनमें के ले जा सकते हैं और उनको शिकायत कर सकते हैं। उनका अज़ाला करना भी हमारा काम है। अब मीडिया इंडस्ट्री को जिस तरह फैली हुई है वो, और उसके ऊपर एक थोड़ी सी नज़र रखनी, और उसमें अगर कोई ऊंच नीच आए उसको हैंडल करना। अब ये सारे जो हैं ये खैर से मेरे इदारे हैं। हमारे पास फ़िल्म का एस्पेक्ट भी है जी। फ़िल्म आपको पता है बहुत पीछे बहुत कम हो गई। एक ज़माना था कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो थी वो तीसरे नंबर पर थी दुनिया में। उसके बाद कम होते होते फ़िल्में बंद हो गई, ऑलमोस्ट बननी। अब हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको रिवाइव करें। तो फ़िल्म का एस्पेक्ट भी हमारा वो इदारा देखता है जी, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म्स एंड पब्लिकेशंस, जो पहले था और अब डैम्प के नाम से मशहूर है। तो फ़िल्म के लिए भी हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि उनके लिए बेहतर मौक़े पैदा हों और उनको फैसिलिटेट करें। चाहे सिनेमेटोग्राफिक इक्विपमेंट की इंपोर्ट है उसके अंदर शामिल, उसमें आपकी किसी भी तरह की फैसिलिटेशन, जो भी उनकी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे साथ लिंक रहती हैं। हमारा एक इदारा है जी सेंसर बोर्ड, जिससे कि हर फिल्म को पास होना ज़रूरी है। सो हम पाकिस्तान की इक़्तिदार कदरें सब कुछ देखते हुए इसका भी एक बोर्ड है। वो बोर्ड जो है उसका काम ही ये है कि जो भी फ़िल्म आपकी इंपोर्ट हो, मुल्क में आए या जो बने, उसको वो सेंसर करें अगर सेंसर करने की ज़रूरत है। हम बल्कि ये भी चाहेंगे बताना कि हम थोड़ा सा इसका नाम भी बदलना चाहते हैं, बिकॉज सेंसरशिप के साथ इस तरह लगता है जिस तरह की सरकार किसी तरह की रुकावट पैदा कर रही है। सो रुकावट हम बिल्कुल नहीं पैदा करना चाह रहे हैं, हम डेवलप करना चाह रहे हैं। हर एस्पेक्ट जो निगलेक्टेड है या फॉर सर्टन ईयर्स डेवलप नहीं हो पाया, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको डेवलप करें, फैसिलिटेट करें, ताकि वो बढ़े, फैले और बेहतर तरीके से फल फूल सके। इसके अलावा जी हमारे पास माशाल्लाह इदारे तो और भी काफ़ी हैं। अब मैं अगर बयान करती चली जाऊंगी तो सेगमेंट आपका जो है इसी में गुजरे। मैम ये सेगमेंट है ही आपके लिए, आप छोटा छोटा चंक में भी बयान कर दें। अच्छा जी, बड़े जो मेजर दो इदारे जो हैं, एक PTV और PBC है हमारे पास, इनका भी जिक्र मैंने किया था। इसी तरह हमारे पास प्रिंट के लिए एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। अब ये इदारे जो हैं ये अपनी वर्किंग में इंडिपेंडेंट हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन आपको पता है कि जो PTV वो वाहिद इदारा है जो कि मुल्क के तूल और अर्ज़ में देखा जा सकता है, और इसको हम सरकार की भी ऑब्वियसली जो चीज़ें हैं उनके लिए भी हम इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन इसमें एंटरटेनमेंट का भी एस्पेक्ट है। हमारे माशाल्लाह 8 चैनल्स हैं जी, और उन 8 चैनल्स को मैं यहाँ पे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि हमारे मिनिस्टर साहब बहुत कीन है कि हम उनको डेवलप करें और उस स्टेट पे लेके आएँ जिस पे कि प्राइवेट चैनल्स चल रहे हैं।
हमने पीछे अभी अपने 2 चैनल्स न्यूज़ को HD किया हमने, इसी तरह हमने अब हम स्पोर्ट्स को हमने HD कर दिया है ऑलमोस्ट। और स्पोर्ट्स आपको पता है कि बड़े अरसे के बाद हमारे पास ये मौका आया कि PSL चले, और इसी तरह अब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है विज़िट पे, तो PTV के पास ये एक्सक्लूसिव राइट हमेशा रहा है कि वो कवर करता है इन सब इवेंट्स को। तो उसकी डिजिटाइजेशन करने का इरादा है, बल्कि ना सिर्फ PTV बल्कि कॉन्शियसली हम लोग अपने सब इदारों को डिजिटाइज़ कर रहे हैं। जो हमारा मेजर एक इदारा है प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उसमें हमने कोशिश ये की है कि हम टोटली ऑटोमेशन पे चले जाएं। सरकार के जब हमारे पास इश्तिहार आते हैं तो वो उनके आने से छपने तक का जो सारा प्रोसीजर है उसको हमने ऑटोमेट किया है, और हम ये चाह रहे हैं कि बाकी सारी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हमारे साथ लिंक हो जाएं। और ये बहुत सारे जो वक्त है ना इसमें, जो ज़या है वक्त का, उसको हम इसमें कंट्रोल कर पाएंगे। इसी तरह हम ये जो मॉनिटरिंग हम करते थे अपने चैनल्स की, 80 चैनल हैं जिनको हम मॉनिटर करते हैं, इसके अब हमारी कोशिश ये है कि हम इंटरनेशनल चैनल्स को भी थोड़ा सा मॉनिटर करें। तो जो हमारा इदारा डैम्प है उसमें जो डिजिटाइजेशन हमारी हो रही है, उसमें हम लोकल एंड फॉरेन चैनल्स सब की एक मॉनिटरिंग का सेटअप बना रहे हैं, और हम ये पता करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्या इमेज है बात, और अगर वो इमेज सही नहीं जा रही तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है। तो ये भी हमारा ही काम है और हमने ही देखना है। इसी तरह हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं जी अपने इन इदारों को। एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग जो बाहर हमारे अफसरान हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में किस किस एरिया में हमारी प्रेजेंस नहीं है, और अगर हमारी वहाँ प्रेजेंस नहीं है तो उसको हम किस तरह अपनी जगह वहाँ बनाएं, और अपनी जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनकी पहले ये स्टडी की जाए कि जी उनकी अफादियत क्या है, और अगर अफादियत कहीं पर कम है तो फिर हम उसको कहीं किसी और इलाके में शिफ्ट करें, और ये देखें कि वहाँ पर किस किस्म की हमें ज़रूरियात का सामना है। सो ये हमारे साथ चल रही हैं। हमारा सोशल मीडिया का है, उसमें भी हम डिजिटल एक सिस्टम ला रहे हैं जिससे कि हम एडवर्टीज़मेंट्स कर सकें। सरकार की एडवर्टीज़मेंट्स आज तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलती थी, लेकिन डिजिटल पे बहुत कम थी प्रेजेंस, और क्योंकि दुनिया शिफ्ट हो गई है जी डिजिटल पर, तो ये ज़रूरी है कि आप खुद भी शिफ्ट हों। तो वो हमने बड़े अरसे से कोशिश जारी थी कि एक एडवर्टीज़मेंट पॉलिसी आए। उस एडवर्टीज़मेंट पॉलिसी के तहत हम अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट और डिजिटल इन तीन मीडियम्स पे अब हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। मैं तो एक और घंटा भी इस पे चल सकूँगी, लेकिन आप इसी तरह मैं थोड़ा सा PBC का भी बताना चाहूँगी। PBC जो है जी उस इदारे की कुछ मुश्किलात का सामना हमें रहा है, लेकिन ये है कि वो अब उसमें बेशुमार हमारे मुलाजमीन हैं, और उन मुलाजमीन की पेंशन और कम्यूटेशन के इशूज़ थे। लेकिन ये वो इदारा है जिसके कि बेशुमार ब्रॉडकास्टिंग हाउसेज़ हैं, और वो ना सिर्फ मुल्क के कोने कोने में है, उसकी ब्रॉडकास्ट जो है वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में भी सुना जाता है। सो हमारे लिए ये एक अच्छा मीडियम है कि हम जो अपनी पॉलिसी बताना चाहें वो हम इनके थ्रू चलाएं। सो इसको भी हम टोटली रिवाइटलाइज कर रहे हैं। इसमें हमारे ट्रांसमीटर्स की एज होती है जी, वो कुछ अरसे के बाद उनकी जो ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। सो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सरकार की मदद से हम एक ट्रांसमीटर लगाएं जो कि पूरे पाकिस्तान को कवर करे, और उसकी रीच ईरान और अफ़गानिस्तान और इंडिया तक सारे इन मुल्कों तक जाए। बड़े शौक़ से हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं PBC के बाहर। इसी तरह जी APP है, बड़ा मेजर इदारा है हमारा, उसको भी हमने टोटली एक डिजिटाइज़ कर रहे हैं, और उसका भी तरीक़ाकार यही है कि उसमें वो एक एजेंसी है जी बेसिकली, जो न्यूज़ एजेंसी है जो कि ख़बरें आपकी बेसिकली बेचती है। लेकिन हमारी जो ये एजेंसी है इसकी जो कैपेसिटी बेचने की थी वो ज़रा हम उसको इन्हेंस कर रहे हैं, उसको एक्सपेंड भी कर रहे हैं, और इसको डिजिटली लिंक भी कर रहे हैं बाकी मुल्कों के साथ। जिस तरह सब मुल्क अपनी अपनी जो ये स्टेट न्यूज़ एजेंसी है, तो स्टेट न्यूज़ एजेंसी का काम ये होता है कि वो सब ख़बरें प्रॉपरली एलेबोरेटेड तरीके से, जो कि शायद हम शॉर्टर वर्जन चलाते हैं PTV PBC में, उसकी एक एलेबोरेट डिटेल APP स्टोरीज़ बनाता है, और वो स्टोरीज़ जो हैं वो बाकी मुल्कों की एजेंसीज़ APP से लेती हैं। अच्छा। सो उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है, बिकॉज उसका रोल जो है वो बाकी बाहर तक हमारी ख़बर पहुंचाने का भी है। सो ये भी इंशाल्लाह इसको भी हम डिजिटाइज़ करके हम इसको एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे लाना चाह रहे हैं।
ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं जो कि हाईलाइट नहीं है। हाँ, और मुझे खुशी है कि आप आई और आपने इतनी सलीस ज़बान में इसको क्या कहते हैं एक्सप्लेन किया है कि हमारे देखने वाले भी बड़ी आसानी के साथ समझ गए होंगे और खुश होंगे कि इतना काम हो रहा है। यूजुअली ये सारी बातें डिस्कस नहीं की जाती हैं चैनल्स पे, मतलब बहुत छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर बात करके आप खुदाफिज कर दिया जाता है। सो लाउंज का यही फ़ायदा है कि आप खुलकर डिटेल में बातचीत करें। तो ये जो लाउंज आपकी जो ATV चल रहा है ये भी हमारा इदारा है SRBC का। SRBC के तहत ये ATV भी चलता है। अभी चाय लाइए मैम के लिए, कॉफ़ी शॉफ़ी लाइए। वो भी हमारा बड़ा इफ़ेक्टिव मीडियम है जी, अगर हम उसको अच्छी तरह थोड़ा यूटिलाइज़ कर पाएँ तो इंशाल्लाह वो भी बेहतर फुटिंग्स पे आ जाएगा जल्दी। फॉर श्योर इंशाल्लाह। So, मैम आपने अभी जितनी भी डिटेल्स हमें दी हैं, हमने इस तमाम चीज़ का एक कंप्लीट पैकेज जो है वो बनाया है और हम चाहेंगे कि वो हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि पीछे से काम एक्चुअली हो क्या रहा होता है। सो आप लोग जाइए, वो पैकेज ज़रा देखिए, उसके बाद वापस आइए और हम यहीं पर मैम के साथ बैठेंगे और गपशप करेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। आप लोगों ने पैकेज देखा और आई एम श्योर कि आप लोगों को पता चला होगा, जैसे मैं खुद हैरान हुई हूँ कि कितना ज़्यादा काम हो रहा है जो कि हमें बताया नहीं जाता है, क्योंकि ज़रा पीछे पीछे की बातें होती हैं मैम, ज़रा इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं की जाती हैं। मैम एक चीज़ नोटिस कर रही थी कि माशाल्लाह से आपने बहुत नफीस ड्रेसिंग की हुई है, तो आपको आपका ड्रेसिंग सेंस आई एम श्योर बहुत अच्छा है। मुझे ये बताएंगी कि जैसे आपको रोज़ाना ही कपड़े चाहिए होते होंगे, तो क्या आप भी हम सब की तरह खड़े हो जाते हैं वार्डरोब के आगे कि मैं आज क्या पहनूं? एक बहुत बड़ा सवाल। दरअसल सारी उम्र ये करने के बाद अब ये नहीं करना पड़ता। अच्छा। अब ये आराम से यूजुअली हो जाता है कि जी अच्छा चलें कल ये पहना था तो आज ये पहन लें। लेकिन ये ज़रूर है कि जो वर्किंग वुमन है ना जी, उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें मतलब है और नौयत की होती हैं। आपने अपनी स्टेटस के मुताबिक आपने ये देखना होता है कि आप जब दफ्तर में काम कर रहे हैं तो किस किस्म का आपका लिबास होना चाहिए। इसी तरह डिफरेंट फील्ड्स में, अब तो ख़वातीन माशाल्लाह हर फील्ड में हैं, तो वो हर अपनी फील्ड के मुताबिक है। माशाल्लाह देखें आप जिस फील्ड में हैं आप उसके हिसाब से ड्रेस्ड अप हैं। तो ये ज़रूरी है कि जिस भी इदारे में और जहाँ भी आप काम करते हो उसकी मुताबिकत के हिसाब से आप कैसे करें। जी नहीं, मुझे पता चला आप आ रही, मैं तो और बन ठन के बैठी हूँ। आज जो ATV के करता धरता में से आ रहे, बस कॉफ़ी भी मैम आने वाली है, बल्कि इसके बाद बाहर खाने पे भी जाएंगे। और दूसरी चीज़ मैम ये कि आपका ख़ुद फ़ैशन में कितना ध्यान है, या आप स्टाइल फॉलो करती हैं? कुछ लोग होते हैं ना कि जो ट्रेंड चल रहा होता है वो अकॉर्डिंगली ड्रेस्ड अप होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो स्टाइल को फॉलो करते हैं कि जी मुझ पर क्या अच्छा लग रहा है या मैं जो कैरी कर सकती हूँ। सो बहुत शौक़ से देखती ज़रूर मैं, और मुझे इसका भी शौक़ है कि पता चले कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या फ़ैशन में चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन बहुत मैं स्ट्रिक्टली न्यू सिस्टम्स और ट्रेंड्स को उतना फॉलो नहीं करती। एक स्पेसिफिक उसके मैनर रवि आप कह लें, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। जी ये ज़रूर है कि देखें पिछले सालों में मैं फील करती हूँ कि हमारी ये जो इंडस्ट्री है ये भी बहुत एक्सपैंड की। एक ज़माना था कि हमारे पास एक आधा डिज़ाइनर होता था और हम उस डिज़ाइनर को लेके बड़े खुश थे, लेकिन अब हमारे पास बेशुमार डिज़ाइनर्स हैं और उन डिज़ाइनर्स की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। कपड़ा हमारा बहुत अच्छा है, हमारी कॉटन बहुत अच्छी है, इसी तरह ये जिस तरह ये बरीज़े की कढ़ाई बहुत अच्छी है। अब हमारे पास स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ गई है कि पहले ये था कि जी क्लॉथ कॉटन बेस्ड है, अब शिफॉन है, अब हमारे पास कढ़ाइयाँ हैं, उसके ऊपर हर एरिया की डिफरेंट कढ़ाई है, हर एरिया का डिफरेंट क्लॉथ है और आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं उसी तरह। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ये सारे रंग और ये सब कुछ अब जो चीज़ ज़रा थोड़ी नोटिसबल है वो ये है कि हम इनोवेशन के साथ चल रहे हैं। अब ये नहीं है कि हमारा एक
शलवार कमीज़ है तो उसमें कभी कमीज़ ऊंची हो गई, कभी लंबी हो गई। अब आप अगर देखें तो स्टाइल्स हैं, कट्स हैं, जी ट्रेंड्स बिल्कुल, हैं, trend बहुत कुछ है, बिल्कुल विच इज़ वेरी गुड बिकॉज ये औरतों के लिए हैं ये चीज़ें। जी और वैसे तो मर्द खफा हो जाएंगे इस बात पे, लेकिन ये है कि ये स्टाइलिंग इज़ मोर फॉर वुमेन देन मैन। जी बिल्कुल। और ऑल्दो अब हजरात की भी बड़े कट्स हैं, बड़ा कुछ बहुत कुछ है। कलर्स आ गए हाँ, कलर्स आ गए हैं, पहले तो बहुत ब्लूज एंड ग्रेज ही होते थे, जी। और कलर्स बहुत आ गए हैं, विच इज़ गुड, बाय नॉट, ज़रूर होनी चाहिए ये चॉइसेस हमारे पास। और मैम ये बताइए कि माशाल्लाह जो आपका डेजिग्नेशन है, आपने जितना अभी एक्सप्लेन किया है, मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहती होंगी, लेकिन उसके बावजूद एक वक्त होता है जो कहते हैं मी टाइम। तो मी टाइम आप कैसे गुजारती हैं अपना? जी, मी टाइम जो है वो बहुत कम मिलता है, माफ़ी चाहती हूँ, अच्छा। लेकिन जब मिलता है तो आई हैव 3 डॉटर्स, तो मैं बहुत अटैच्ड हूँ उनके साथ। और द एल्डेस्ट इज़ अ डॉक्टर, और फिर उसके बाद मेरी बाकी दोनों जो हैं जी वो बाकायदा वो बाहर अमेरिका पढ़ने जा रही हैं, सो उनके साथ भी बड़ा टाइम मुझे गुजारना पड़ता है। और वॉक करती हूँ अगर मुझे कोई थोड़ा सा टाइम अवेलेबल हो जाए तो। अच्छा। और एक्सरसाइज के बड़े शौकीन हैं मेरे मियाँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनका साथ दूँ थोड़ा सा। तो मी टाइम ज़रा इज़ नॉट अवेलेबल आजकल तो बिल्कुल। अच्छा, आजकल नहीं है। अदरवाइज म्यूज़िक का शौक है? हाँ, म्यूज़िक का जी हम जिस जनरेशन से हैं उसमें बहुत अच्छी म्यूज़िक थी। अब तो म्यूज़िक में शोर ज़्यादा है और ज़रा जो जिसको कहें ना कि शायरी कम है, तो हम उस जनरेशन से हैं जिसमें शायरी ज़्यादा थी और तहम्मुल था, थोड़ा बैठ के गाया करते थे लोग। अब तो मतलब बाकायदा एक्टिविटी होती है गाने के साथ एसोसिएटेड, लेकिन ये ज़रूर है कि अच्छी शायरी वाला अच्छा गाना बहुत अपील करता है। और मूवीज़ किस टाइप की पसंद करती हैं आप? हाँ जी, मैं एक्चुअली अगर मौका मिल जाए तो रिलैक्सेशन के लिए मूवीज़, मुझे एक्शन मूवीज़ एक्शन तो जल्दी जल्दी चलें जो सो ना जाएं। वैसे मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है, मैं समझ रही थी कि आप कहेंगी कोई ऐसी वो जो होती हैं रोमांटिक स्वीट सी मूवीज़ बस चल रही हैं, कोई ड्रामा टाइप, अगर आपने तो एक्शन कह के मुझे भी हिला एक्शन दिया। मूवी फटाफट 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाए फिर। अच्छा, शुरू हो ख़त्म हो और निकले यहाँ से, सही। और आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस कौन हैं? हाँ, पाकिस्तानी या बाहर जैसे? जी मतलब ये हमारे अदनान सिद्दीकी बहुत अच्छे एक्टर हैं, जो बड़े सोबर उस हिसाब से। फवाद खान जो हैं बड़े मशहूर मैं हैं। सोचा फवाद चौधरी। और हमारे इसी तरह मायरा हैं, शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस। बहुत हमारे पास इनफैक्ट ये जो एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं उनकी वजह से आप अगर देखें तो बेशुमार एक्टर्स हैं हमारे पास, वेरी यंग एक्टर्स। मेरा ख्याल है बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा उनका बोलना, बड़ी अच्छी डिलीवरी ओवर द ईयर्स ये ज़्यादा डेवलप हुई है। पहले हमारे पास पीटीवी था और पीटीवी में बड़ा बड़ा एक्टर अच्छा था, फताज जमाल साहब कभी, ये हमारे टाइम पे बड़ी उस पर थे, शकील थे, आपको शायद याद हो, और राहत काज़मी, इनके ड्रामे हम लोगों ने देखे हुए हैं। तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन है इस नई जनरेशन से कि, लेकिन माशाल्लाह ये वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है उनको, विच इज़ असेंशियल कि इनको मिलेगा काम तो ये सीखेंगे, इम्प्रूव करेंगे और ये बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। मैम आप पीटीवी की माशाल्लाह चेयरपर्सन हैं, और जैसे आपने ड्रामों का जिक्र किया, तो जो उस वक्त के ड्रामे थे पीटीवी के, और मैं पीटीवी की ही बात करूँगी, और अभी के, तो आपको कुछ फ़र्क महसूस होता है? थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि मैं इस पर ज़रूर राय देना चाहूँगी अपनी। जो हमारे पीटीवी के पुराने ड्रामे थे, मुझे याद है वारिस ड्रामा था एक हमारा, उसमें सड़क पर जब वो 8 से 9 बजे उसकी किस्त चलती थी तो सड़क पर गाड़ियाँ कम हो जाती थी, इतनी शौक़ से लोग उस ड्रामे को देखते थे। तो ये शायद हम बहुत कम ड्रामों में अब हासिल कर सकें। मेरा ख्याल है हमसफ़र एक ऐसा ड्रामा था जो कि बहुत मशहूर हुआ। लेटली भी एक ड्रामा जिसके बारे में बहुत शोर था, उसके ऊपर ये सुनने में आया कि जी दुनिया बाकायदा, लेकिन ये कि उन ड्रामों में मकसद एक थोड़ा होता था, आपको बताया जाता था। अब जिसको कहा जाता ना कि सास बहू के लड़ाइयाँ झगड़े ख़ानदानों के ज़्यादा हैं, और मैंने मुझे किसी फॉरेनर ने ये कमेंट की तो मैंने उसके बाद इस बात का एहसास मुझे हुआ। आपको पता है हमारे ड्रामे बड़े मशहूर हैं इंडिया में, ये शौक़ से देखती है जी। सो मेरी मुलाकात हुई जी एक इंडियन खातून थी वहाँ पर, अब फ़िलीपींस में, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बड़े शौक़ से देखती हूँ आपके ड्रामे, लेकिन आपके ड्रामों में रोना धोना बहुत होता है। तो ये एक्चुअली टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये फैक्ट है कि हमारे ड्रामों में तो रोना धोना ज़्यादा है, ज़्यादा सीरियसनेस की तरफ चले जाते हैं। तो हम एक अच्छी खुश
मतलब है खुशहाल कौम है, तो हमें ये भी तो दिखाना चाहिए कि जी बेटर एस्पेक्ट्स टू लाइफ, चेरिश भी किया जाता है लाइफ को, सिर्फ उसको मातम नहीं करना चाहिए उसका। तो थोड़ा सा अगर हम मॉर्बिडिटी से निकल के और एक एक्टिविटी की तरफ आ जाएं, तो शायद मेरा ख्याल है कि वो इट्स नॉट कि दैट इज़ नॉट हैपनिंग, बिकॉज मुझे ये पता है कि हमारे यहाँ जो थोड़े फ़नी ड्रामे हैं वो भी बन रहे हैं, लेकिन बहुत कम है तादाद उनकी। एक चैनल एक ड्रामा ज़रूर बना देता है उसका, और जो मेजॉरिटी ऑफ प्लेज हैं वो बिल्कुल सास बहू वाले हैं, तो उससे थोड़ा सा हमें हटना चाहिए। मैम अगर पुराने ड्रामों की बात करें, जैसे धूप किनारे था, वो तो पता नहीं मैंने कितनी बार देख लिया है, आप बोर नहीं होते वो सारे ड्रामे देख के? ये जिस तरह अनकही था, अनकही वाज वेरी फेमस और बड़ा अच्छा प्ले था। उसकी किस, अब तो देखें आप, रोज़ आपके ड्रामे की किस्त रोज़ होती है। उस ज़माने में हफ्ते में एक दफ़ा होती थी, और हफ्ते में एक दफ़ा आप लोगों को याद होता था कि कौन सा ड्रामा किस वक्त चलेगा। तो दिस वाज द अपील बेसिकली, कि ये उसकी इतनी अपील थी कि आप को ये याद रखना पड़ता था कि ये किस वक्त देखना है। इवन 50-50 तो 50-50 एक्चुअली हमारा लेजेंडरी प्रोग्राम है, जो कि जिसमें कि एक्चुअली ह्यूमर हम इसको एट इट्स बेस्ट देख सकते हैं। और आप देख लें कि उसमें कैसे खासा एक्टर, उसमें बुशरा अंसारी थी उसमें, और ऐसे ऐसे वो नवीद शहजाद आपको शायद याद हो, हमारी वो 50-50 में करती थी काम। इसी तरह शुएब हाशमी थे। ये लोग अब काम नहीं करते, लेकिन ये इन लोगों की बड़ी प्रेजेंस थी। अरशद महमूद साहब तो अब भी हमारे साथ बहुत उनका ताल्लुक़ है और हमारे साथ काम भी करते हैं। वो उसमें हुआ करते थे, तो बहुत हमारा वो बड़ा फेवरेट प्रोग्राम था। मुझे याद, हमने कभी मिस नहीं था किया। तो ऐसे प्रोग्राम्स और होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और मुझे तो लगता है कि अगर नहीं है तो प्लीज़ वही चला दीजिए। हम उन्हीं से वैसे ही लुत्फ़ अंदोज हो जाएंगे, क्योंकि उनको देख के आप बोर नहीं होते। ये भी हम कोशिश करें जी एक रिपोजिटरी बनाने की, जिसमें कि हम सारा डाटा पीबीसी का, ये पीटीवी का, इनके पुराने ड्रामे, सब कुछ हम वहाँ पर अवेलेबल करेंगे, और अवेलेबल करेंगे टू द पब्लिक, कि जो जाना चाहे, जो देखना चाहे, जो पुराने ड्रामे देखना चाहे। हमने उनको डिजिटाइज़ भी करवाया है, और डिजिटाइज़ करवाने का मकसद ये था कि वो पुरानी जो शायद फिल्मिंग थी उसको इम्प्रूव किया है, और इम्प्रूव्ड वर्जन हम किस्तवार सारी किस्तें उनकी पूरी करके हम उनको डिजिटली अपने इस रिपोजिटरी में रखेंगे और एक्सेस देंगे लोगों को, जो देखना चाहे वो उनको देख सकें। बल्कि मैम मैं तो ये भी आपको सजेशन देना चाहूँगी कि जो 1 से 3 बजे का टाइम होता है ना, तो ये जनरली ऐसा टाइम होता है कि ख़वातीन रिलैक्स हो जाती हैं और टीवी के आगे आके कुछ भी जो चल रहा होता है वो देखती हैं, कुछ नहीं समझ आता बंद करके चली जाती हैं। वो एक जो टाइम होता है वो अच्छा सा टाइम होता है। उस वक्त क्यों नहीं हम वो अपनी पुरानी ड्रामे ऑन एयर करें, जो हमारे जितने भी उसमें लेजेंडरी एक्टर्स थे, जैसे धूप किनारे, अनकही, 50-50 इवन, मतलब आई एम क्वाइट श्योर कि अगर वो ड्रामे आज प्ले हों तो आज भी लोग उनको उसी शौक़ से देखेंगे। बिल्कुल जी, ये आपका आइडिया बहुत अच्छा है। वैसे तो ऑफ एंड ऑन पीटीवी रिपीट करता है अपने कुछ प्लेस, कुछ चैनल्स पे या होम पे दिखा देते हैं, या डिफरेंट टाइमिंग्स पे डिफरेंट चीज़ें वक्फे से रिपीट होती हैं। लेकिन ये आपका जो टाइम स्लॉट है ना, इसको हमने नोट कर लिया, हम इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ तो क्रेडिट प्लीज़ मुझे दीजिएगा उस टाइम पे। नीचे लिखेंगे हम, नीचे मेरा नाम आना चाहिए कि आइडिया मेरा है। थैंक यू सो मच मैम तशरीफ़ लाने के लिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मेरी दिल से दुआ है, बल्कि हम सब की दिल से दुआ है कि जितने भी आइडियाज़ हैं जो आपके पाइपलाइन में हैं, जितनी चीज़ें आप लोग लेके चल रहे हैं, वो खैर आफियत से आगे जाएँ और आप लोग कामयाबी के साथ उसको लेके बढ़ें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इतने कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, मैम को तो कह दिया है हमने खुदाफिज, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि एक सेगमेंट हमारा और बाकी है, वो है नायला का, जो हमेशा आती हैं कुछ खाना लेके और साथ में ख़जाना लेके। जी हाँ, खाना ख़जाना। सो ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए और खाना ख़जाना आपका इंतज़ार कर रहा है। वेलकम बैक एवरीवन। अब हमारे साथ मौजूद हैं नायला। अस्सलाम वालेकुम नायला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, और आप एज ऑलवेज माशाल्लाह गॉर्जियस लग रही हैं। थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत है। बट मुझे ना आज समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो प्रोग्राम कर रही हूँ उसके हिसाब से उस फ्रूट के मैचिंग करता हुआ ड्रेस कैसा पहने। फिर मुझे ये समझ आया, मैंने ये पहना। ये भी क्लोज है, थोड़ा सा क्लोज इनफ। अच्छा, हमेशा की तरह आप कुछ नया लेकर आती हैं और हमें हैरान करके जाती हैं वो इन्फॉर्मेशन देके, और हमें इस बात पर यकीन हो जाता है कि खाना वाकई ख़जाना है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा
खाना ख़जाना है, अल्लाह मियाँ की नेमत है और इसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतने अच्छी चीज़ें दुनिया में पैदा की और बनाई हैं, जिनको हम खा भी सकते हैं, जिनको हम लगा भी सकते हैं, जिनके बीज, जिनके पत्ते, जिनके छिलके भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। तो आज हम केले के ऊपर बात करने वाले हैं। तो क्या केले को भी खा सकते हैं, लगा सकते हैं, पका सकते हैं? इसको और भी इसका पका छिलका सकते भी हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, डोंट टेल मी, सीरियसली? बिल्कुल सीरियस मैं आपको बता रही हूँ। और केले का पत्ता भी आपको पता है यूज़ होता है। अक्सर कंट्रीज़ में केले के पत्ते के ऊपर आपको भोजन रख के दिया जी, जाता जी, है, जी, तो वो पत्ते का इस्तेमाल हो गया। और केले के बारे में मैं एक बात कहूँगी कि अगर आप 2 केले रोज़ खाते हैं ना, ये वैसे तो ये बात एप्पल के बारे में कही जाती ना कि आप एप्पल खाएं और डॉक्टर से दूर रहें, लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप केला खाएंगे तो लिटरली आप सेहतमंद रहेंगे, जवान रहेंगे और खूबसूरत रहेंगे। बस अब तो जवान लफ्ज़ आ गया है, सारे केले ख़त्म हो जाने ठेलों से। नहीं, ये हकीकत है। केला जो है ना, इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो डेली हमें पोटेशियम जिस मिकदार में चाहिए उसका 10% 10 to 15% पोटेशियम जो है वो एक मीडियम साइज़ के केले में होता है। तो पोटेशियम हमारी बॉडी की बहुत सारे मसाइल को हल कर देता है, हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देता है, स्किन को टाइट रखता है। फिर इसमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम हमारे लिए बहुत अच्छा है। इवन के पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप बहुत थक रहे हैं, अगर आपको फील हो रहा है कि आप थकावट रहने लगी, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको किसी किस्म की कोई उदासी, या अक्सर कहते हैं ना मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, आपने सुना होगा ख़वातीन के मुँह से, बस आप एक केला खा लें, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उसके अलावा फिर आपको अगर अपना रंग साफ़ करना है, जैसे हम क्लेंजिंग करते हैं, फेस क्लेंजिंग करते हैं, हेयर की क्लेंजिंग करते हैं, मतलब क्लेंजर यूज़ करते हैं ना, केला जो है हमारी बॉडी को क्लींस आउट करता है। अगर हमारा स्टमक का कोई प्रॉब्लम है, इवन कि हमारे लीवर का कोई प्रॉब्लम है, आप 2 केले खाना शुरू करते हैं, आपका सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, आपकी बॉडी क्लींस आउट हो जाएगी। ये डेली 2 केलों की बात आप कर रही हैं? डेली 2 केले डेली सिर्फ 2 केले खाने हैं? देखिए मैक्सिमम हम 6 केले खा सकते हैं डेली, लेकिन 2 जो हैं उसका हमें नुकसान, 6 केले तक इसमें शुगर चूँकि बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है ना, तो जो शुगर पेशेंट है उनको केला खाते हुए थोड़ा एहतियात करनी चाहिए कि उनका शुगर लेवल ना बढ़ जाए। और अगर शुगर आपको है या कोई डायबिटिक है तो एक वक्त में 2 केले मैं रिकमेंड नहीं करती। आप एक नाश्ते में ले लें, एक आप थोड़ा 4 बजे के करीब ले लें। केला भी रात को नहीं खाना चाहिए। कोशिश ये करें कि केला जल्दी खा लें। हाँ, अगर आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, आप सो नहीं सकते, आपको कोई ऐसा मसला है, तो एक जापानी ट्रिक है, आप केले को, कच्चे केले को, मतलब बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो, थोड़ा कच्चा हो, उसको आप काटें, पतीली में डालें, उसमें हाफ कप पानी डालें, उसको 2 जोश दें और वो पानी पी लें और केला खा लें, आपको नींद आ जाएगी। वाह, सीरियसली ऐसा ये बिल्कुल आप ट्राई, ये मैं जो बातें आपको बता रही हूँ आपको लगेगा मैं बता रही हूँ, लेकिन आप करेंगी तो आप सोचेंगी, या जो भी मेरे सुनने वाले जो मुझे सुन रहे हैं सब वो करेंगे तो वो कहेंगे वाकई ये बात बिल्कुल मैं सही बता रही हूँ। फिर उसके अलावा आप देखें केले का छिलका कितना फ़ायदेमंद है। अगर आपके फेस पे झाइयाँ हैं, ओपन पोर्स हो रहे हैं, तो केले का जो अंदर वाला छिलका है, अंदर वाली साइड आप अपने फेस पे मसाज करें, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। इवन के नकल्स जो हो जाते हैं हमारे ब्लैक हो जाते हैं, आप अपने हाथों पे लगाएं, आपके हाथ मतलब आप लगाएंगी और आप 10 मिनट के बाद जब वॉश करेंगी तो आपको लगेगा एक बिल्कुल एक लेयर उतर गई आपके। अच्छा, तो इस केले के छिलके को सीधा ऐसे अंदर वाली साइड पे, अंदर वाली साइड से आप मसाज करें, करें आप केले को। फिर उसके बाद अगर अक्सर दांत बहुत पीले हो जाते हैं, नहीं साफ़ होते, उनको प्रॉपर जाके करवाना पड़ता है स्केलिंग वगैरह, तो बहुत आसान तरीका है, आप केले का छिलका काटें, दांतों पे उसको मसाज करें, मतलब मलें उसको, और 5 मिनट के बाद आप अपने वॉश कर लें। आप इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं। फिर एक्नी आपको हो गया, अक्सर होता है ना, और मैंने तो देखा है जब कहीं शादी में जाना होता है, किसी ख़ास जगह जाना होता है जहाँ आपने बहुत हसीन लगना होता है, आपको लगता है मेरी स्किन बहुत क्रिस्टल क्लियर लगे या कुछ इस तरह, आपके मुंह पे एक पिंपल नमूदार है। आप टेंशन से हो जाते हैं, चलो आपकी सारी तैयारी अच्छा लगने की जो एक टेंशन होती है कि अच्छी लगूंगी या नहीं लगूंगी, वो उस टेंशन से जो है वो पिंपल आ जाता है। तो उसका हल ये है कि आपने एक अपने जो पिंपल के बराबर आपने छिलके का इसका टुकड़ा लेना है, उसको लगा दें, ऊपर मेडिकेटेड टेप लगा दें, आप सुबह हटाएंगे तो आपका पिंपल गायब हो चुका होगा। वाह, सुबह ना भी, मतलब अगर आप ज़्यादा देर नहीं रखना चाहती तो आप रात में 2-3 घंटे के लिए लगा लें, उसके बाद आप हटाएं, आपका ये ख़त्म हो चुका होगा। तो इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं? इसमें एंटी एजिंग मैंने पहले बताया कि आप जवान रहना चाहते हैं तो आप ये इसको कर सकते हैं। खाएं इसमें और फाइबर लगाएं भी, इसका बिल्कुल मतलब? खाएं भी लगाएं भी। फिर इसमें फाइबर है, फाइबर आपके वेट को कंट्रोल रखता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, आपके बहुत सारे मसाइल तो इन्हीं चीज़ों, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6 इसमें शामिल है, विटामिन B12 इसमें शामिल है, और क्या चाहिए आपको।
और कच्चा केला पकता है, सालन बनता है केले का। जो कच्चा केला होता है आप दरख्त से तोड़ें, और जैसे हम आलू पकाते हैं, जैसे हम आलू की भुजिया बनाते हैं, ऐसा करके आप इसको खूब सारे मिर्च मसाले के साथ बनाएं, आप यकीन नहीं करेंगे केले का सालन। तो आप देखिए ना, हम जो मेडिसिन लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं ना, कि हमारी यहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यू जो है पूरी नहीं हो रही है, तो हम ये पिल्स ले लें, वो मल्टीविटामिन्स ले लें, तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम केला या इस तरह की जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में रहते हुए उस वैल्यू को पूरा करें। तो केला इज़ वन ऑफ देम, मतलब बेस्ट है केला उसके केला। लिए। मैंने तो पहले बताया कि आप 1-2 केले रोज़ खाना शुरू कर दें, आप डॉक्टर को पीछे छोड़ देंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी बॉडी टाइटनिंग होगी, स्किन टाइटनिंग होगी, रंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, अंदर से साफ़ कर देता है, क्लींस आउट कर देता है। वो जब आपके अंदर से आप साफ़ हो जाएंगे, आपके लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, तो आपका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बताइए, सोच को भी साफ करता है कि नहीं? सोच के अंदर से तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से हम कैसे डिटॉक्स देखिए, करें? सोच तो हमें खुद अपनी बेहतर करनी पड़ती है ना, क्योंकि हम, और मैं एक बात बताऊँ आपको सोनिया, हम बहुत कुछ कर लें, बहुत कुछ कर लें, लेकिन जब तक हम यहाँ से क्लियर नहीं होंगे ना, हमारे चेहरे पे वो चीज़ आ जाती है। जो हम अंदर से होते हैं वो हमारे चेहरे पे दिखता है कि हम हैं। बिल्कुल। कहते हैं ना 30 साल तक जो होती है, 30 साल से पहले हमारा जवानी का हुस्न होता है, 30 साल के बाद हमारा वो चीज़ हमारे चेहरे पे आती है जो हम अंदर से होते हैं। तो इसको हमेशा पॉजिटिव रखें तो पॉजिटिव रहेंगे, आप अच्छे भी लगेंगे, खूबसूरत। और उसके लिए पॉजिटिव रहने के लिए भी सेहतमंद होना ज़रूरी है, और सेहतमंद होने के लिए अच्छा खाना ज़रूरी है, और यानी केला खाना ज़रूरी और है। अच्छा खाने से मुराद ये है कि बैलेंस डाइट। अब ये नहीं कि आप उठ के कहें कि जी नाइला ने तो बताया था फलां प्रोग्राम में केले खाएं, और आप 6-6, 8-8, 10-10 केले खाना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप एक लिमिट में रह के, एक एतदाल में रह के हर चीज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। आप एतदाल से बाहर जाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। आप 6 केले रोज़ खाना शुरू कर दें, आपका महीने में 10 kg वेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो बच्चे अंडर वेट होते हैं उनको केला देना चाहिए। और केले की एक सबसे बड़ी खूबी और है, केला मुझे बहुत पसंद है। मुझे पर्सनली केला बहुत पसंद है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। केला आराम से बंदा सुकून से बैठ के खाए ना। जैसे सब्जियों में आलू किसको नहीं पसंद, ऐसे ही फलों में केला किसको नहीं पसंद। किसको नहीं पसंद, लेकिन मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं। सब्जियों में जैसे आलू है ना, फेवरेट किंग सब्जियों का, मेरे ख्याल से केला जो है वो सबका फेवरेट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम केला नहीं खा सकते, हमें वॉमिट हो जाती है। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है। तो लेकिन मेरा ख्याल में वो केले का मिल्क शेक बना के पी लें। केले का मिल्क शेक ना सेल्फ बहुत फ़ायदेमंद है। जब उसमें दूध ऐड हो जाता है, उसमें चीनी ऐड नहीं करनी चाहिए। आप 2 खजूरें डाल लें, वो और ज़्यादा उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। वर्कआउट आप करने लगे हैं, आपको वीकनेस फील हो रही है, आप एक केला खा के वर्कआउट करें। केक को अंडे के साथ नहीं खाना चाहिए। अंडे के साथ नहीं खाना चाहिए। कि जैसे अक्सर लोग करते हैं ना, अंडा खाया फिर ऊपर से केला खा लिया। नाश्ते में अमूमन ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होती है ना। तो आपने अगर पहले अंडा खा लिया है, बॉयल या किसी भी फॉर्म में आपने अंडा लिया है, तो फिर आप थोड़ी सी कोई और चीज़ लें, कोई ब्रेड का पीस ले लें, 5-7 मिनट वेट कर लें, फिर आप केला खाएं। अगर वो केला हमने किसी सीरियल में मिक्स करके खाया हो, जनरली ऐसे लोग करते हैं ना, फ्रूट्स में ऐड कर लेते हैं, स्मूदी बना लिया, या सीरियल में ऐड कर लिया, कॉर्नफ्लेक्स में दूध के साथ ऐड कर लिया, तो फिर आप अंडा खा सकते हैं? नहीं, अंडा और केला नहीं, ये मतलब मैं आपको किसी भी कोशिश करें कि बैक टू बैक नहीं खाएं। अच्छा। उसके बीच में आप कोई और चीज़ ले लें। आप जैसे अगर स्मूदी बना लेते हैं तो स्मूदी में तो आपका अमूमन ओट्स भी शामिल होता है, और फिर केला है, दूध है, खजूरें हैं, फिर आप कुछ नट्स वगैरह भी डाल लेते हैं, तो फिर वो किया जा सकता है कि आप अंडा खा लें। लेकिन अगर आपने प्योर केला खाया है तो फिर अंडा ना खाएं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा मास्क बताऊंगी जो आपने केले से बनाना है, और आप यूँ समझे कि आपकी जो एज है उसके बाद 10 ईयर रिवर्स हो जाती है। हम उसे कहते हैं होममेड बोटॉक्स। होममेड बोटॉक्स, ओह यस, बोटॉक्स तो आजकल वैसे ही हिट हैं। और कितना एक्सपेंसिव है ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट? आई हर्ड कि पता नहीं हज़ारों में 15,000 18,000 से स्टार्ट होता है, और फिर 50,000 तक जाता है। और अभी जो मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उसको कंटिन्यू जो भी करेगा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, उसको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक दफ़ा करके कहें नहीं उसका तो कोई रिजल्ट नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम जादू नहीं करने लगे ना, हम ट्रीटमेंट करें। और हर्बल ट्रीटमेंट या हर्बल चीज़ें देर से असर करती हैं और देर पा असर करती हैं। तो कोशिश ये करें कि जब भी जो मैं टिप्स बताती हूँ उसको रेगुलर रिलीजियसली उसको करें, और फिर उसको थोड़ा टाइम दें। मतलब आप हफ्ते में 2 बार करें, 1 माह करके देखें ना, 8 दफ़ा ही है ना, और कौन सा रोज़ करना है। मज़े की बात है, अपने जब टीवी लाउंज में बैठे हों तब कर लें। तो जो आप मास्क बताने वाली हैं वो वीकली करना है हमें? आप वीकली कर लें, या वीक में 2 टाइम कर लें। स्टार्ट में वीक में ट्वाइस अ वीक कर लें।
आपने करना ये है, हाफ केला ले लें, इसको मैश कर लें। इसके अंदर आपने ओट्स डालना है ग्राइंड करके, ओट्स का पाउडर फॉर्म में ना, 1 टेबलस्पून वो ऐड कर लें। इसमें आपने हनी ऐड करना है 1 टीस्पून। उसके बाद आपने इसमें ग्रीक योगर्ट, वो भी घर में बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से बन जाता है। ग्रीक योगर्ट 1 टेबलस्पून ऐड करना है। उसको तीनों सब चीज़ों को मिक्स करके रख लें, 10 से 15 मिनट उनको पड़ा रहने दें। उसके बाद आप उठा के अपने फेस पे क्लींस आउट करने के बाद लगाएं और उसको 20-25 मिनट लगा रहने दें। 20-25 मिनट वो ड्राई हो जाएगा, फिर दूध में हाथ डिप करके उसको मसाज करें। मसाज करके आप उतारें, आप खुद देखिएगा अपनी स्किन, मतलब जो भी करेगा, मैं बहुत यकीन से कह रही हूँ कि उसको ना पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं फेशियल करा लूँ, मैं बोटॉक्स करा लूँ, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं भी ज़रूर फॉर श्योर ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं खुद भी ज़रा ऑर्गेनिक और हर्बल चीज़ों पे ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ। तो ये तो चीज़ ऐसी है ना, हर घर में होती है। केला हो गया या ओट्स हो गया, ओट्स तो मैं वैसे भी नाश्ते में लेती हूँ, वो भी घर में होते हैं। हाँ, ग्रीक योगर्ट नहीं होता, वो लाना पड़ेगा। नहीं, आप बना लें ग्रीक योगर्ट, बहुत आसान तरीका है। अगर बताएं आप जैसे मैं तो अपने घर में दही बनाती हूँ, मैं बाजार से दही नहीं लाती। अच्छा, दही आपने बना लिया, क्योंकि आपको पता है कि वो कितना प्योर घर में बना हुआ है ना, उसमें कोई ऐसी चीज़ प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है। फिर आपने रात को क्या करना है कि मैं तो स्टेनर जो है उसमें डाल के रख देती हूँ उसको, दही को ना स्टेन कर लेती हूँ, या उसे कपड़े में, मलमल के कपड़े में बांध के लटका दें। सुबह आप खोलेंगी तो आपका ग्रीक योगर्ट तैयार होगा और वो इतना टेस्टी होता है। अच्छा, मतलब कुछ भी डालना कुछ भी नहीं है, डालना। बस उसी योगर्ट उसका को पानी निकाल लेना, उसको हम मलमल के कपड़े में डाल के छोड़ दें और पानी, अच्छा जो ओके, इतना क्रीमी फॉर्म में होता है और वो इतना टेस्टी होता है कि मैं तो जब वो मैं बनाती हूँ ना, तो मैं आधा तो मैं कहती हूँ मैं खा ही लूँ, लेकिन वो इतना हेल्दी होता है, उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। वो बहुत क्रीमी, बहुत स्मूथ सा होता है, ठोस हो जाता है ना। तो वो आप बना लें। वैसे भी ग्रीक योगर्ट आप अपने फेस पे लगा सकती हैं, पुदीना ऐड कर लें उसमें और आप अपने चेहरे पे लगाएं, पोर्स क्लोज हो जाते हैं, स्किन बहुत फ्रेश हो जाती है, एंटी एजिंग है, लैक्टिक एसिड उसमें शामिल होता है, तो वो आपको एकदम एक स्मूथ लुक, शाइन देता है आपकी स्किन को। अच्छा, ये जो बोटॉक्स वाला मास्क है, इसमें सिर्फ ग्रीक योगर्ट है, बनाना है और शहद है, शहद और ओट्स, ये 4 चीज़ों का है। 4 चीज़ें हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक हेयर मास्क भी बता देती हूँ बनाना से। मैंने कहा था खाना पकाना लगाना, जी बिल्कुल। और ये इतना इफ़ेक्टिव है कि मतलब इससे मैंने ये देखा है कि बाल एकदम बहुत घने हो जाते हैं, मतलब बाल निकलना शुरू हो जाते हैं आपके, और लंबे भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं, शाइनिंग भी आ जाती है एकदम। कॉफ़ी 2 चम्मच ले लें, केले का छिलके समेत 1 केला ले लें, मतलब एक दरमियाने साइज़ का केला छिलके के साथ लेना है। 1 अंडा ले लें। इन सब चीज़ों को आप ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लें। उसमें आप थोड़ी सी डाल लें एलोवेरा जेल 2 टेबलस्पून। अगर आपको घर की मिल जाए तो भी बहुत अच्छी है, वरना बाजार की ले लें। इनको अच्छी तरह फेंटें और पूरे बालों में ऊपर से लेकर नीचे तक उसको आप लगा दें। कॉफ़ी, बनाना छिलके के साथ, और उसके बाद एलोवेरा जेल है, अंडा है, इन सब चारों चीज़ों का आप अंडा पूरा ले लें। अंडा पूरा ले लें। प्रोटीन है ना, बालों को तो प्रोटीन वैसे ही चाहिए होता है, और प्रोटीन इसमें भी है। तो देखें आपके बालों का फिर इतना हसीन आपको रिजल्ट मिलेगा ना इसका, कि आपको हैरान हो जाएगा। कि कॉम्बिनेशन जो आपने चीज़ों का बताया है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो खुद इतने रिच हैं, हर चीज़, तो वो जाहिर सी बात है। और कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है, और कॉफ़ी से कलर बहुत अच्छा हो जाता है। जब आप इसको वॉश करते हैं तो आपको कलर भी बहुत खूबसूरत मिलता है बालों का। वो उसका एक खास ब्राउन सा कलर होता है ना, तो वो आपके घर में मतलब आप कलर कर सकते हैं केले से बैठे बैठे, ये हो जाएगा। बिल्कुल, ये हो जाएगा। इसमें एक खाना, इसको खाना है, पकाना है, लगाना है, छिलके भी यूज़ कर सकते हैं, और जो आखिरी रह गया था कि बालों पे लगाना है, तो हम वो भी मास्क की सूरत में इसको लगा सकते हैं। एक चीज़ और बताती हूँ केले के छिलके के। हमारे अक्सर लेदर के शूज़ होते हैं, बैग्स होते हैं, निशान पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जहाँ कहीं निशान पड़ जाए, आप केले का छिलका उस पर मसाज करें, मलें उसको अच्छी तरह से, और थोड़ी देर बाद उसको आप साफ़ कर लें किसी कपड़े से, आपका बैग बिल्कुल नए, आपके शूज़ नए हो जाएंगे। लेदर की बात कर रही हैं, प्योर, ये प्योर लेदर या मिक्स लेदर? मिक्स लेदर, प्योर लेदर, दोनों पे ही काम करता है। इवन के जो अक्सर हम लोग टेबल पे रखते हैं ना, कप रखते हैं, तो वो निशान पड़ जाता है, उस पर भी आप केले का छिलका लगा दें। फर्नीचर पे निशान पड़ जाए, आप केले के छिलके से रगड़ के उसको साफ़ कर सकते हैं। फर्नीचर के ऊपर भी केले के छिलके से? जी बिल्कुल। वाह, मतलब खाना सच में ख़जाना है। इसका नाम खाना ख़जाना नहीं, खाना सच में ख़जाना है सेगमेंट होना चाहिए, क्योंकि मतलब मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत पे हैरान होती हूँ जब ये चीज़ें मैं इस तरह की सुनती हूँ कि एक केला है और हम तो उसको इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं। आप देखें, और सस्ता सा है, और उसके फ़ायदे कितने हैं। वो अंदरूनी तौर पे भी लगा भी सकते हैं, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, पोटेशियम कितना हाई है, फाइबर कितना हाई है, मैग्नीशियम कितना हाई है, हर चीज़ इसमें रिच कंटेंट है इसमें। तो मेरा
सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, तो मगर मैं एक दोस्ताना और हमदर्दाना मशवरा एज अ फिटनेस एक्सपर्ट सबको देना चाहूँगी कि नायला ने बहुत अच्छी ये सारी ट्रिक्स बताई हैं, जितनी तरकीबें उन्होंने हमारे साथ शेयर की, एंड स्पेशली कि आप 2 केले मीडियम साइज्ड रोज़ाना खाएं तो वाकई आप फिट रहेंगे। और वो जो अंदरूनी तौर पे आपकी चीज़ें चल रही होती है ना, वो भी ज़रा हमें पता नहीं चलती, बॉडी बाद में जाके हमें बताती है कि ये हो रहा है मुझे, जो साइंस आते हैं। तो वो जो हल्की फुल्की चीज़ें तो ये केला खुद ही अंदर सेट कर देता है, बिल्कुल कर देता है। एक्चुअली वो एक मैंने पढ़ा था, अक्सर ही बात हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं, नहीं कोई चीज़ निकम्मी कुदरत के कारखाने में। तो वाकई आप देखें कोई चीज़, मतलब मैं सोचती हूँ ना कभी तो मैं हैरान हो जाती हूँ, क्या धनिया पुदीना ले लें, गोभी ले लें, कोई चीज़ आप उठा लें उसके इतने फ़ायदे हैं, और उसको थोड़ा पढ़ें, उस पर स्टडी करें तो आपके सामने एक नया जहान खुल जाता है कि आपको क्या क्या ये चीज़ें क्या क्या फ़ायदे पहुँचाती हैं। बिल्कुल, वो जो कहते हैं कि आधा किचन जो है वो आपकी दवा में है, मतलब मैं तो कहती हूँ हमारा किचन हमारा ब्यूटी सैलून है। ब्यूटी सैलून भी है और इवन मेडिसिन भी। आप देखें तो वो मेडिसिन भी उसी में आपका जो गरम मसाले हैं, मसाले जात हैं, उसमें कितनी सारी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो स्पेशली सर्दियों में आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं। ऐसा ही। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, इसकी तासीर ठंडी है या गर्म? इसकी तासीर ठंडी बलगमी है, इसीलिए मैंने बताया कि सर्दियों में इसको आप जैसे हम बच्चों को देते हैं ना, तो हम कोशिश करें कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा केला ना खिलाया जाए, बच्चे थोड़े से हो जाते हैं, जैसे खांसी में कहते हैं केला मत खाएं, तो थोड़ी सी इसकी तासीर बलगमी है। लेकिन गर्मियों में तो ये, वैसे मैं तो सर्दियाँ गर्मियाँ केला ज़रूर बॉडी ज़रा यूज्ड टू भी हो जाती है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए और इतना सारा ख़जाना हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। और आप जब भी आती हैं बहुत अच्छी लगती भी हैं, और जितनी इन्फॉर्मेशन देती हैं वो वाकई एक ख़जाना होती है हमारे लिए। और मैं तो देखती रह जाती हूँ आप जो बोल रही होती है कि ये भी पॉसिबल है। भैया आप लोग मुझे इनवाइट करते हैं और शुक्र है कि हमारा प्रोग्राम पसंद किया जाता है, देखा जाता है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स इस पे जो मैं बता रही हूँ उस पर अमल भी करेंगे और हमें इसका फीडबैक भी देंगे। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात कही नायला ने। जो भी नायला यहाँ पे टोटके या तरकीबें शेयर करती हैं, उनके जो फीडबैक्स हैं वो आप हम तक पहुँचाइए, या कोई सवाल जो आप नायला से करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ जो आप नायला से पूछना चाहें रिगार्डिंग हेल्थ, क्योंकि नायला हर्बलिस्ट भी हैं, नायला का सैलून भी है, जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं नायला से, वो आप हमारे सोशल मीडिया पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। अगर हमारा प्रोग्राम आप मिस कर गए हैं तो हम YouTube पर भी अवेलेबल हैं, आप हमारा प्रोग्राम वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दे सकते हैं, अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप ब्लॉगर हैं, या आपने कोई अच्छा काम किया है, कोई आपकी मोटिवेशनल स्टोरी है, तो अपने प्रोफाइल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हम यहाँ पर अपने लाउंज में आपको दावत देंगे और आपसे गपशप करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से और मेरी पूरी ATV लाउंज की टीम की तरफ से खुदा हाफ़िज़।